नमिता रसोई के काम से फ्री होकर मम्मी जी के कमरे की तरफ जा ही रही थी, क्योंकि सोने से पहले सुबह की तैयारी करके रखना चाहती थी। सुबह तो खुद के लिए भी ढंग से वक्त नहीं मिलता। ऊपर से ननद अचानक से शाम को अपने ससुराल से आ गई, तो काम वैसे ही बढ़ गया। स्कूल जाने से पहले सुबह ढंग से थोड़ा बहुत काम करके जाए, तो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेना बेहतर है। स्कूल में वार्षिक परीक्षा चल रही है, तो छुट्टी लेना भी असंभव है। यही सोचकर मम्मी जी के कमरे की तरफ जा रही थी, पर कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पैर ठिठक गए। अंदर उसकी सास पार्वती जी, उसका पति अमर, देवर अनुज और ननद नेहा बैठकर बातें कर रहे थे। बार बार नमिता का नाम आ रहा था, इसलिए नमिता ने बात को सुनना ही उचित समझा। भैया, मैंने सुना है कि भाभी के मायके में उनके पापा ने प्रॉपर्टी बेची है और उसका अच्छा खासा पैसा भी आया है। खुद उनके पापा मम्मी कितने अच्छे फ्लैट में रहने लग गए हैं। साथ ही अपने बड़े भाई के बेटे को भी रखा है। तो भाभी को तो पैसे मिले ही होंगे ना उसमें से। नेहा की बात सुनकर अमर बोला, अरे मुझे क्या पता, पापा जी ने तो कुछ बताया ही नहीं, ना ही नमिता ने। दोनों ही बाप बेटी अंदर के अंदर ही सब कुछ कर लेते हैं, पर यहाँ दामाद की कोई इज्जत नहीं है। मुझे तो बताना भी ठीक नहीं समझते वो लोग, और मुझे ना ही बताते हैं। अरे भैया, तो पता करो ना, ऐसे थोड़े ना काम चलेगा। आखिर कितने पैसे आए हैं, पता होगा तभी तो अपना बजट बना पाएंगे। और इस बार मुझे बाइक ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए। अनुज ने जिद करते हुए कहा, तो नेहा कहाँ पीछे रहती। वो भी अपनी फरमाइश करते हुए बोली, हाँ भैया, पता ही कर लो। मुझे भी इस बार सोने के कड़े तो चाहिए ही चाहिए। आप लोगों से तो इतना भी नहीं हुआ कि मुझे सोने के कड़े शादी में ही दे देते। जब मेरी देवरानी अपने मायके से आए हुए सोने के कड़े पहनती है, तो मुझे सही में बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ही वो दिखा रही हो। तभी पार्वती जी भी बोली, तुम दोनों चुप करो, मुझे बात करने दो। देखो अमर, पैसे की जरूरत इन दोनों को भी है और मुझे भी है। मैं भी सोच रही हूँ कि इस मकान के ऊपर एक मंजिल और बना दूं, ताकि कल को अनुज की शादी हो तो परेशानी ना हो। अब हम लोग तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बहू के पास पैसा रखा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये कोई बात होती है क्या? उल्टा जब पैसा हमारे पास हो तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए ना। तुम अपने ससुर जी से पूछोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम नमिता से बात तो कर ही सकते हो ना। वही बात करेगी। आखिर प्रॉपर्टी बेचने पे कितना नफा हुआ है। आखिर वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। आज नहीं तो कल सब कुछ तुम्हारा ही होना है। उनकी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ही पूरा अधिकार है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि नमिता ने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं बताया, और नमिता के ताऊ जी के बेटे को क्यों रख रखा है। अमर, संभल जा, नहीं तो मालूम पड़े तेरा हिस्सा भी वो तेरा साला ही ले ले। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अमर बोला, ठीक है माँ, मैं नमिता से बात करता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस ही शुरू कर लूँ। कब तक लोगों की जी हजूरी करता रहूंगा। अब जरा बात करता हूँ, कितने पैसे आए हैं, ताकि आगे की प्लानिंग भी कर सकूं। नमिता ने उससे आगे कुछ नहीं सुना। वो उल्टे पांव वापस अपने कमरे में आ गई।
उन लोगों की बातें याद कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। कितने लालची हैं ये लोग, जब देखो बहाना बनाकर उसके मायके से पैसा निकलवाने के लिए मुंह खोले बैठे रहते हैं, जैसे ये लोग कमाकर उसके मायके रख कर आए हों। जबकि उसके मायके वालों को जब जब उसकी जरूरत होती है तो ये लोग साथ भी नहीं खड़े होते हैं। और फिर भी पिछले साल नेहा की शादी में भी पापा ने अपनी एफडी तुड़वाकर इन लोगों को कर्जा दिया था, जिसे ये लोग डकार गए। एक बार भी नहीं पूछा, पापा जी आपको पैसे की जरूरत है या नहीं, लौटाना है या नहीं। यही नहीं, अभी जब 2 महीने पहले पापा को हार्ट अटैक आया था, तब तो इनमें से कोई भी सेवा करने के लिए नहीं गया था। उनकी माँ की तो हिम्मत टूट चुकी थी। नमिता ही दौड़ भाग कर रही थी। बस उसके साथ उसके ताऊजी का बेटा अभय ही मदद कर रहा था। अमर तो जब तक पापा हॉस्पिटल में थे तब तक रोज शाम थोड़ी सी देर आकर चले जाते थे। एक बार भी उसने ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि पैसों का बंदोबस्त कैसे हो पाया है, जबकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके मायके वाले भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ उनका मकान है जिनमें कि वो लोग रहते हैं। उस समय तो नमिता और अभय ने उधार लेकर पापा का इलाज करवाया था, लेकिन पापा के इलाज होने के बाद पैसे को चुकाने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना मकान बेच दिया था और बचे हुए पैसों से खुद के लिए फ्लैट लेकर उसमें वो लोग रहने लगे। अब उसी बेचे हुए मकान के पैसे इन लोगों को नजर आ रहे थे। खैर, थोड़ी देर के बाद अचानक पार्वती जी की आवाज आई अंदर से, बहू जरा कमरे में तो आना। तो नमिता समझ गई कि उससे पैसा निकालने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, अब उसे बुलाया जा रहा है। वो उठकर पार्वती जी के कमरे में गई तो पार्वती जी की जगह अमर ने कहा, नमिता मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा ने अपना मकान बेच दिया है और वो फ्लैट लेकर रह रहे हैं, साथ ही अभय को भी अपने पास रख रखा है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही बेचा है, आखिर कर्जा चुकाना था। उनका कौन सा बेटा बैठा हुआ है जो उनके कर्जे चुकवाएगा या उनकी बीमारी का इलाज करवाएगा। और रही बात अभय के रहने की, तो वो अभी पापा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए रह रहा है। हाँ तो ठीक है, लेकिन कितने में बेचा? आखिर मैं दामाद हूं, इतना हक तो मेरा बनता ही है कि मैं भी जानूं कि पापा जी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या कहीं फ्लैट ले रहे हैं, उनके पास कुछ बचा है या फिर नहीं। अमर बोला, दामाद? अरे हाँ, आप तो दामाद हो, आपका तो हक है सब कुछ जानने का। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। पापा के इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया था, जो कर्ज लेकर किया गया था। उस कर्जे को चुकाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था और सिर्फ वो मकान था, इसलिए उन्होंने बेचा। पहले कर्जा चुकाया, बाद में खुद के रहने के बंदोबस्त भी करना था, इसलिए फ्लैट ले लिया। थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो मैंने उन्हीं के नाम से बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। तुम्हें कुछ नहीं दिया? मैंने तो सुना है कि काफी नफा हुआ था। तुम तो बेटी हो ना उनकी। पार्वती जी ने बीच में ही बहू से कहा, अब क्या ही कर सकते हैं मम्मी जी,
सिर्फ पैसा लेने का हक थोड़े ना रखती हैं बेटियां। जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। अब जब जिम्मेदारी अभय निभा रहा है तो मैंने सोचा पैसे भी उसी को मिलने चाहिए, और इसलिए मैंने हक छोड़ दिया और पापा को कह दिया कि जो आपकी जिम्मेदारी निभाए ये फ्लैट उसी के नाम कर देना। कहकर वो अपने कमरे में जाने लगी तो अमर ने कहा, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो अभय तुम्हारे बड़े पापा का बेटा है। लालच में तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर रहा है। लालच में ही सही, कम से कम मेरे माँ और पापा की सेवा तो कर ही रहा है। मुझे मेरे पापा से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने दम पर कमाने का साहस रखती हूँ। कहकर नमिता अपने कमरे में चली गई और पीछे रह गए घर के बाकी सदस्य अपने टूटे हुए अरमानों के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।